बाकी चीज़ों से बाहर निकल के और भी चीज़ें देखो, साइंस में आओ, साइंस में काफ़ी कम लोग जम्मू के देखे हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें करो, टेक्नोलॉजी में आओ, और जम्मू को कोई जानता नहीं है देखा जाए तो उस जम्मू इकलौते उस जम्मू वर्ड को लोगों तक पहुंचाओ अच्छे कामों की वजह से। जैसे दिल्ली ट्रेंड होता है, कश्मीर ट्रेंड होता है, पंजाब ट्रेंड होता है, आप हैशटैग जम्मू को भी अच्छे काम की वजह से ट्रेंड करो। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज CN न्यूज़ की पूरी टीम पहुंची है ओंकार सिंह बत्रा के घर। जानना चाहेंगे ओंकार सिंह बत्रा की अचीवमेंट और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की जिससे उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिखाया पूरे वर्ल्ड में। ओंकार सिंह बत्रा, आज CN न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी गुड विशेस हैं और हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। मेरा नाम ओंकार सिंह है और मैं 12th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं एक रिसर्चर हूँ, एक ऑथर हूँ और एक वेब मास्टर हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से वेब मास्टरी में काफ़ी वेबसाइट डेवलप्स की हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप्स करे हैं एंड काफ़ी कुछ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की फील्ड में करा है। रिसेंटली R&D की फील्ड में मैंने एक स्पेस क्राफ्ट स्मॉल सैटेलाइट का इन्वेंशन किया है, क्रिएशन की है। सो दैट इज़ माय रीसेंट अचीवमेंट। उससे पहले राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 में मुझे मिला था मेरी बुक के लिए, जो एक रिसर्च बेस्ड बुक थी। तो यही एक ब्रीफ इंट्रो होगा मेरे अचीवमेंट्स के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे ओंकार से कि आपके नाम के साथ बहुत बार सुना गया और आप लिखते थे नासा। तो नासा ओंकार सिंह बत्रा क्या है, जरा बताएंगे? छोटे होते से ही मुझे स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट था, स्पेसिफिकली नासा, क्योंकि एक बड़ा रीओन्ड नेम है नासा। आज के टाइम पे इसरो भी किसी से पीछे नहीं है, बट जबकि मैं बात कर रहा हूँ 2010, 11, 12 की, तो एक काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था नासा के बारे में। अब आप स्पेस का नाम सुनो तो आपका सबसे पहले दिमाग में नासा आता था। आज वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है, लेकिन उस टाइम तो इतना शौक था, तो फिर मैंने वो एक एम्बिशन था कि नासा में जाना है, साइंटिस्ट बनना है। तो वो नाम के आगे लगा दिया नासा ओंकार, अपना शौक को जो है उसको बिल्कुल दिखाने। यहाँ एक तरफ बच्चे ड्रग्स में पड़ चुके थे, खेल कूद में उनका ध्यान था और मोबाइल के आदी बन चुके थे, वहीं 2020 में आपको बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है प्रेसिडेंट के हाथों से। कैसा मोमेंट था वो, जरा शेयर करेंगे? बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा एक अमेजिंग मोमेंट था। अब प्रेसिडेंट से अवार्ड मिले और वो मोमेंट ना बने, सो एक काफ़ी प्राउड फीलिंग थी, एक काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था गवर्नमेंट की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ, कि उन्होंने सारी अचीवमेंट्स को, रिसर्च से जितना भी हार्डवर्क आज तक पुट किया उसको रिकॉग्नाइज़ किया। एंड उसके बाद जम्मू कश्मीर का भी नाम ऊपर हुआ, क्योंकि काफ़ी देर के बाद जम्मू कश्मीर से ये अवार्ड मिला। यहाँ तक हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में पहले आप बच्चे थे जिसको बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जब 2019 में पहला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की सेरेमनी हुई थी, तो उसमें जम्मू का कोई नहीं था। फिर 2020 में मुझे पहला अवार्ड मिला एंड उसके बाद भी 2 बच्चों को अवार्ड मिल गए हैं। किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया, आपकी क्या अचीवमेंट थी? तो इसमें 2 मेजर अचीवमेंट्स थी। एक तो थी मेरी वेब मास्टर। जैसे मैंने बताया, मैंने वेब डेवलपमेंट करी 7 की एज से, तो उस टाइम मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला वर्ल्ड्स यंगेस्ट वेब डेवलपर का, तो एक वो अचीवमेंट थी। एंड दूसरी अचीवमेंट जो मैंने एक बुक लिखी, व्हेन द टाइम स्टॉप्स, जिसमें टाइम स्टॉप की जो फिक्शन वर्सेस रियलिटी, यानी रियल वर्सेस रियल लाइफ की, उसका साइंटिफिक वैल्यू में हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो टाइम स्टॉप है वो कितना रियलिस्टिक है साइंटिफिक टर्म्स में रादर देन फिक्शन। क्योंकि हर एक चीज़, टाइम मशीन हो गई, यानी वेयर डोरी, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं फिक्शन से रिलेटेड है, हॉलीवुड से रिलेटेड है, हमारे कार्टून से रिलेटेड है। तो वो चीज़ कितनी साइंटिफिक हो सकती है। और मेरे दिमाग में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि हमने देखा है कि हॉलीवुड में जितनी बताई गई हैं चीज़ें कहीं ना कहीं वो सच होती हैं आगे जाके, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि आज के टाइम पे जो हमारे पास थ्योरीज, लॉज, फार्मूलाज हैं, उसके हिसाब से जो ये टाइम स्टॉप वाला एक फैक्ट एंड फिगर है, ये कितना साइंटिफिक मैनर में कितना सटीक बैठता है एंड कितने चांसेस हैं कि ये रियल हो सकता है। इतनी कम एज में आप ये सब कैसे कर लेते थे कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी और टाइम के बारे में किताब लिख डाली उस एज में, जिस टाइम बच्चों को अभी चलना फिरना भी नहीं आ रहा था? तो ऐसी बात भी नहीं है। तो 12 साल का था जब मैंने ये बुक लिखी। तो एक शौक होता है सबका, किसी का खेल कूद में शौक होता है, किसी का बिल्कुल पढ़ाई में शौक होता है। तो मेरा शौक थोड़ा सा अलग था। तो मैं
पढ़ाई से थोड़ा बढ़कर आगे रिसर्चेज में मुझे काफ़ी शौक था, अभी भी है, आगे भी रहेगा भगवान की कृपा से। तो उसी वजह से वो एक जो पैशन था, जो एक अंदर की आग होती है, उसी कारण से मैंने लिखा, क्योंकि हर एक को किसी ना किसी का पैशन होता है। तो आज जो मुझे मेरा पैशन था, तो मैं पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, कभी रोका नहीं उन्होंने, आज भी नहीं रोकते। तो उस वजह से मैं अपना कहीं ना पैशन फॉलो कहीं कर पाया। आपकी अचीवमेंट के पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, तभी आप ये मुकाम को हासिल कर चुके हैं। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपके पैशन को, तो तभी जाके वो आगे जानना चाहेंगे आपके फादर साहब क्या करते हैं? तो उनकी शॉप है एक कंप्यूटर्स की। ओह, हाँ जी। अच्छा, तो मदर आपके हाउसवाइफ है? हाँ जी। ओके, पर फिर भी उनका पूरा सपोर्ट रहता है, हमेशा आपके अचीवमेंट के साथ वो जुड़े रहते हैं। यहाँ तक हमें पता चला है कि आपने एक बहुत ही बड़ी इसरो के लिए एक मशीन जी आपने तैयार कर ली। हाँ जी, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, तो अपकमिंग इसरो लॉन्चेस में हमारा ये प्लान है कि हमने जो एक स्मॉल सैटेलाइट बनाई है तो उसको लॉन्च करा जाए। तो क्यूबसैट, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटी सैटेलाइट होती है, हमने मूवीज़ में देखा है, डिस्कवरी में देखा है, बहुत ही बड़े साइज़ की सैटेलाइट्स होती हैं जो 2-2, 3-3 मंजिला के साइज़ की होती है। तो हमने क्यूबसैट बनाई है जो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, मतलब एक 10 बाय 10 सेंटीमीटर के क्यूब जितनी छोटी। इतनी छोटी होगी? बिल्कुल। वो कैसे? तो हमने यूज़ करा नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे चिप्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, उनका साइज़ छोटे से छोटा हो रहा है। तो हमने उन्हीं माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमने एक नैनो सैटेलाइट बनाई जिसका साइज़ काफ़ी छोटा है। पर जहाँ तक हमें नॉलेज है कि ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव बनती है। बिल्कुल। और आपने इतनी छोटी सी चीज़ को इतने कम बजट में कैसे पॉसिबल कर दिखाया? सो यही हमारा मेन मिशन है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसको हम साइंटिफिकली रेफ़र करते हैं। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन में हम बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी को स्पेस में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एंड देखते हैं कि वो आने वाले टाइम के लिए कितनी फीजिबल है। अगर अभी मैं किसी को बोलूं कि ये जो करोड़ों में 1 करोड़ की सैटेलाइट बन जाती है, छोटी ही सही, अगर वो मैंने 3 लाख के अंदर या 2 लाख के अंदर बना दी, तो अभी लोगों को लगेगा कितनी सस्ती बना दी, मतलब एक फेलियर है, पहले से ही फेलियर है। जो स्पेस साइंटिस्ट होंगे अभी या कंपनीज होंगी वो भी बोलेंगे कि कैसे कर लिया। तो उसी में हम बिलीव करते हैं। मेरा जो अपना बिलीफ है वो ये है कि अगर मैं फेल भी हो जाऊँ मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मैंने एक नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करा। तो हमने सुना है कि इसरो ने इसको अप्रूव कर दिया है। आपने जी, जो हमारा इसरो के साथ एक एग्रीमेंट चल रहा है अभी इन स्पेस के साथ। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, हमारे MOS हैं जम्मू के ही, जो आपको पता है MP हैं, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्पेस हैं, तो उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उन्होंने इसरो के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ एक कनेक्शन किया है। हम हमारी आपस में डिस्कशंस, एग्रीमेंट्स चल रहे हैं एंड होपफुली आने वाले टाइम में हमारे इसरो के खुद के इंडिया के रॉकेट पे सैटेलाइट जाएगी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा एक आज बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है और आगे भी बहुत सारी अचीवमेंट होने जा रही है। कैसा लगता है ओंकार को? काफ़ी अच्छा लगता है, ग्रैटिट्यूड है, सबकी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स के बिना, हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता। तो बस भगवान की कृपा है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने सुना है कि इसरो के लिए जो आपने एक छोटी मशीन तैयार की है जिससे आप ऊपर यूनिवर्स से नीचे धरती की चीज़ों को देख पाएंगे। एक छोटे से कॉम्पैक्ट से मशीन के साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट, और फिर मालूम चला है कि आपने उसका एक और मॉडल तैयार किया है जो जल्द ही आप लॉन्च करने जाएंगे। तो उसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? जी, सो जो हमारी क्यूबसैट, इसका नाम है इनक्यूब, ये इंडिया की फर्स्ट ओपन सोर्स सैटेलाइट है। तो ओपन सोर्स से हमारा ये मतलब है कि हम अपने टेक्नोलॉजी को ना ही पेटेंट करेंगे ना ही कॉपीराइट करेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। एंड क्योंकि हम 2 मिशंस पे चल रहे हैं, एक तो स्पेस को एक्सेसिबल बनाना, लोगों तक पहुंचाना, एंड दूसरा एक्सेसिबल के साथ साथ अफोर्डेबल भी बनाना। इससे क्या होगा, अगर आज हम कम प्राइस में सैटेलाइट बना देते हैं एंड उसको ओपन कर देते हैं, तो अब जब लोगों को पता है कि अब उनको करोड़ों नहीं सिर्फ लाखों खर्चने होंगे, तो ये इनिशिएटिव्स लोग और ज़्यादा लेंगे। वरना ये इनिशिएटिव सिर्फ कंपनीज और बड़े स्कूल्स तक ही सीमित रह जाते हैं जिनके पास करोड़ों का बजट होता है। एक बहुत बड़ा सैटेलाइट चैनल और ऊपर से आपका छोटा सा एक कॉम्पैक्ट मशीन, वो जो सेम काम करेगी एक जो बहुत बड़ा सैटेलाइट काम करता है। काफ़ी सिमिलर हम कोशिश कर रहे हैं करने की। तो हमारा मेन मिशन हमारा कैमरा नहीं है, बट एक कैमरा हमारा अगेन डिमॉन्स्ट्रेटर है, जिससे हम लो रेजोल्यूशन में स्पेस से अर्थ की इमेजेस ले पाएंगे। एंड उसके बाद हमारा साइंटिफिकली हमारे 3 एक्सेस के
मैग्नेटोमीटर, एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप हैं जिनका काम है स्पेस से एटीट्यूड जो कंप्यूट, इसको हम बस बोलते हैं एक्चुअली सैटेलाइट को। तो जो सैटेलाइट की बस है उसके ऑनबोर्ड कितना इनर्शिया है उसको कैलकुलेट करेगी, ताकि आने वाले टाइम में हम उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर मशीनरी, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकें। एंड कहीं ना कहीं जो पावर कंस्ट्रेन रहता है क्यूबसैट को, उसके आगे बढ़कर हम जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस्तेमाल कर हम विदाउट एनी पावर कंजप्शन एक काफ़ी रिलायबल सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम तैयार करें। हम जानना चाहेंगे, जिस ओंकार सिंह बत्रा ने अपने नाम के साथ नासा लगा दिया, क्या एक दिन ऐसा आने वाला है जल्द ही आपकी ज़िंदगी में जब आप भी नासा जा रहे हो? बिल्कुल, हम इसरो भी जा सकते हैं, नासा भी जा सकते हैं। तो मेरा हमेशा से यही है, जो मर्जी हो जाए देश के लिए काम करना है। क्योंकि आप देखेंगे प्रोफेसर नंबी, आज उनकी मूवीज़ भी आपके आई हैं, रॉकेट के सामने आई, मैं कल ही उसको देख रहा था। APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने नासा के ऑफर्स ठुकरा के देश के लिए काम किया, और आज हम जानते हैं कि हमारे देश की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल पर है। तो हम भी बिल्कुल नहीं चाहते कि हम भी एक ब्रेन ड्रेन का पार्ट बने। ये बिल्कुल हो सकता है कि हम बाहर जाके स्टडी करेंगे, समझेंगे, बट आज जाके उसको अपने देश में ही करना है, क्योंकि इसकी मिसालें हैं आज हमारे सामने। प्रोफेसर नंबी हैं, ये वो उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी। इसके अलावा और क्या शौक रखते हैं ओंकार सिंह बत्रा? मुझे काफ़ी शौक है, यूजुअली म्यूज़िक सुनता हूँ फ्री टाइम में। किस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं? किसी भी टाइप का, जो भी मतलब यूजुअली जो माइंड को रिलैक्स करे। रिलैक्सिंग म्यूजिक। हमने आपको हमेशा शांत देखा है, आजकल के बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, तो क्या कभी ओंकार नासा का मन नहीं करता कि वो भी उधम मचाए? ऐसी बात भी नहीं है, मैं काफ़ी मस्ती करता हूँ, बट यूजुअली मैं इतनी ज़्यादा भी नहीं करता कि वो इस नज़रों में आ जाए। बट हाँ, अब मस्ती बचपन में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कभी कभी ऐसा होता है जब एक इंसान बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर का एक बच्चा कभी ना कभी जागना चाहता है। लेकिन हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुके होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम अपने अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं? काफ़ी लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, बट मेरा यूजुअली नहीं रहता। मैं लोगों के साथ घुल मिलता हूँ, शरारतें भी करते हैं, जोक्स भी मारते हैं, तो वैसा है। एंड साथ ही में अब बचपन में तो फिर बच्चा होता है ये सब के अंदर। खेल कूद में भी दिलचस्पी रखते हैं आप? हाँ, बट यूजुअली टाइम नहीं मिलता। अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ IIT जम्मू में, तो वहाँ पे शाम के टाइम मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ, मतलब 10-15 दिन से खेल रहा हूँ। अगर मौका मिले तो आप नेशनल में जाना चाहेंगे और कौन सी गेम को प्रेफर करेंगे खेलना? वैसे मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज तो फिलहाल किसी गेम में भी नहीं है, बट मैं बैडमिंटन में शौक रखता हूँ। अगर मौका मिले तो बिल्कुल उसमें मैं आगे जाकर ट्रेनिंग लूँगा बैडमिंटन की, एंड मौका मिले तो नेशनल में भी जाएंगे। आज की जनरेशन के लिए ओंकार नासा का क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज हमेशा से ये रहता है, अभी भी वही रहेगा कि आप अपने पैशन को फॉलो करें एंड किसी की मत सुनें। अगर आपको लगता है आपका पैशन सेंस बनाता है, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे रील्स बना रहे हैं, मतलब एक टाइम वेस्टिंग फैक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो। बट अगर आपको लगता है कि एक आपका अच्छा ड्रीम है, एक अच्छा पैशन है, तो उस पैशन को फॉलो करो एंड जो काम है आपके उसको पूरे करो। अपने जो पैशन आपने अगर लिया हुआ तो उस पर वर्कआउट करते जाओ। अपनी आप स्टडीज़ या जो आपका स्पोर्ट्स है वो भी साथ में रखो, बट जो आपका पैशन है उसको भी आप कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि आगे जाकर आपको फिर ये ना लगे कि मैंने अपना पैशन नहीं कंटिन्यू करा या फिर अब मैं एक जॉब में दब के रह गया। जो भी आपका पैशन है, वो रिसर्च का भी हो सकता है, वो गाना गाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पैशन को करते रहो परस्यू। ज़रूरी नहीं है वो करियर बने, करियर भी बन सकता है। बाल पुरस्कार के अलावा नासा ओंकार को और कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? मुझे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, एंड रिसेंटली अभी जम्मू रत्न अवार्ड हुआ था कल। जी तो अनथम में, तो वहाँ पर रिसेंटली वो अवार्ड मिला। एंड उसके बाद एक टॉप 106 की एक बुक है, तो वो रिलीज़ हुई थी, राजनाथ सिंह जी ने रिलीज़ करी थी दिल्ली में, हरदीप सिंह पुरी जी आए थे, तो उसमें भी मेरा नाम है। एंड रिसेंटली यही अचीवमेंट्स हैं। हमने सुना है जिधर एक जगह एक तरफ बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत बड़ी प्रोफाइल के लोगों को महाराजा हरी सिंह डोगरा सम्मान के साथ अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था, वहीं एक छोटे से बच्चे को भी सेम अवार्ड दिया जा रहा था, तो कैसा लग रहा था उस दिन आपको? अच्छा लगा, मुझे लगता है मैं यंगेस्ट हूँ जिसको शायद ये अवार्ड। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा। संध्या मैम वो अवार्ड कराते हैं, काफ़ी बड़े लेवल का अवार्ड होता है जम्मू में, एंड आई गेस इकलौता ऐसा अवार्ड है जिसमें
ना कोई पॉलिटिशियंस आते हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर्स नहीं आती। जी। एंड हमने कई बार देखा अवार्ड सेरेमनीज में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको ज़्यादा कवरेज मिलती है एंड अवार्डीज़ को बस एक अवार्ड पकड़ा के भेज देते हैं एंड उनको वो मिलता नहीं, क्योंकि जिनके लिए अवार्ड है उनको कुछ नहीं मिलता। एंड जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मैं कहना चाहूँगा इवन अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस भी हैं, उनको उस लेवल का सम्मान मिलता है जो उस अवार्डी को मिलना चाहिए, जिसने इतनी मेहनत करी है करके। तो संध्या मैम के इवेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई पॉलिटिशियन नहीं होता एंड बिल्कुल हर एक मीडिया चैनल की जो कवरेज होती है, फोकस होता है, मैम का फोकस होता है अवार्डीज़ पे रहता है। अवार्डीज़ भी 5-5, 10-10 मिनट की स्पीच देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा मौका मुझे नहीं लगता किसी और अवार्ड इवेंट में मिलता है किसी को। ओंकार, जो आपने छोटा सा एक सैटेलाइट बनाया है, कॉम्पैक्ट मशीन बनाई है, हमने सुना है कि घर पे आपने एक लैब तैयार की है छोटी सी, तो हम चाहेंगे उस लैब तक चलिए और हमें वो छोटी सी मशीन दिखाइए जो बड़े बड़े कारनामे करने जा रही है और इसरो उस मशीन को अप्रूव कर चुका है। तो चलते हैं अभी ओंकार के साथ और लैब का आनंद उठाएंगे। आनंद मतलब वो मशीन को देखना चाहेंगे और उसके बारे में जानकारी तो ओंकार दे चुके हैं, लेकिन आप सबको वो मशीन ज़रूर दिखाना चाहेंगे। लीजिए, आप पहुंचे हैं ओंकार सिंह बत्रा की इस लैब में। इस छोटे से कमरे में बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे वो मशीन, छोटी सी, इतनी छोटी सी, जो यूनिवर्स के ऊपर जाके पूरा धरती का वो सब दिखाने वाली है। तो ज़रा बताइए इसके बारे में। तो बेसिकली ये क्यूब सैटेलाइट है, जैसे मैं आपको वो बली जो बता रहा था पहले, तो उसी का हमारा ये प्लास्टिक मॉडल है, जो हमारा इनिशियल फर्स्ट स्टेज मॉडल है। थर्ड स्टेज मॉडल अंडर डेवलपमेंट जो स्पेस में जाएगा, बट काफ़ी लुक्स बिल्कुल आपको सेम दिखने को मिलेगी उस मॉडल में भी, क्योंकि जब हम स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम 3-3, 4-4 मॉडल्स बनाते हैं, क्योंकि फाइनल मॉडल बनाने तक हमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, तोड़फोड़ करनी पड़ती है। इसमें छोटे छोटे बेड की तरह छोटे छोटे 6 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनके बारे में जानना चाहेंगे। ओके, सो ये बेसिकली सोलर सेल्स हैं। तो ये हमारे अभी लो एफिशिएंसी सोलर सेल्स हैं, तो हमने टेस्टिंग के लिए लिए थे, जिससे हम कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है, कितनी पावर रिक्वायर्ड है बैटरीज को, कितने देर में चार्ज होगा, उन सब टेस्टिंग के लिए ये हमारे टोटल 4 सोलर पैनल। कैसे कर लिया आपने? करोड़ों रुपए की जो बनाते थे सैटेलाइट मशीन्स, उसको आपने कम दाम में बना दिया। और वो भी छोटी सी। जी, तो इनको क्यूबसैट बोलते हैं। 1999 में कैल पोली यूनिवर्सिटी ने इसको इन्वेंट किया था। इस कम्पैक्ट फैक्टर को उन्होंने डिज़ाइन किया था, बेसिकली रिसर्च इन्होंने उनकी पब्लिश करी थी कि एक छोटे साइज़ के अंदर हम क्यूबसैट बना सकते हैं, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स और आउटरीच हम इससे फैला सकते हैं। तो बेसिकली ऐसी छोटी सैटेलाइट भी 1 से 2 करोड़ का एक बजट होता है उसके लिए। सो इसको हमने विद इन 1-2 लाख के अंदर बना लिया। प्रॉपर मैं कैलकुलेशन नहीं बता सकता, बट 1 से 2 लाख के भीतर ही है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं आपने, वो आपको इजीली मिल गए थे या सब कुछ आपने खुद ही क्रिएट किया है? सो बेसिकली यही हमारा मिशन है। यूजुअली जो क्यूबसैट के कंपोनेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और वो बड़े महंगे होते हैं। तो हमने क्या करा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स यूज़ करे एंड सब कुछ हमने रादर देन एक बड़ी फैक्ट्री में बनाने की जगह, एक बड़ी फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे बनाने की जगह इन हाउस बनाया। इन हाउस बनाने की वजह से ना ही हमें कोई डिज़ाइनिंग चार्जेस पड़े, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, और उस वजह से इसका जो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। एंड इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो देखा जाए तो स्पेस ग्रेडेड नहीं है, स्पेस के लिए नहीं बने। तो वही हमारा मिशन है कि जो इन हाउस हमने खुद से कंपोनेंट्स बनाए हैं, क्या वो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट को, जहाँ पे 120 डिग्री तक का टेम्परेचर हो जाता है, प्लस में माइनस 60 हो जाता है, उसके बाद रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती है, क्या उस हाई जो वेदर कंडीशंस हैं, उस टॉलरेंस जो है वहाँ की, कि उसको टॉलरेट कर पाएगा ये छोटा। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि एक छोटी सी मशीन हमारे वेदर को कंट्रोल कर पाएगी, यूनिवर्स को कंट्रोल कर पाएगी? कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बट ये मेजर ज़रूर कर पाएगी कि वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, एंड उसके थ्रू हम एक डेटा बेस रेडी करेंगे, जितना भी हमारा मान लीजिए आने वाले खतरों से आप पहले से अलर्ट कर सकते हैं। आने वाले जो हमारी, हम जैसे वेदर मैपिंग के लिए भी हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, जो नोवा सैटेलाइट्स है उसके साथ डेटा कंपेयर करके, इन स्पेस में कितना टेम्परेचर है, वेदर कंडीशंस क्या हैं वहाँ की, प्रेशर कितना है वहाँ पे, कार्बन एमिशंस कितनी हो रही है,
इन सब का डेटा यूज़ करके हम एक्चुअली इसको साइंटिस्ट्स को दे सकते हैं, रिसर्चेस पब्लिश कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो मिशंस करेंगे उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान रख सके कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं स्पेस में और क्या क्या वहाँ की कंडीशंस हैं, ताकि हम एक प्रॉपर स्पेसक्राफ्ट बनाएं। जम्मू का रहने वाला ओंकार सिंह बत्रा जम्मू के डोगरों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेगा, सिर्फ डोगरों के लिए? डोगरों के लिए मैसेज है, बस अपने डुग्गर देश की शान बढ़ाते जाओ जी। और बाकी चीज़ों से बाहर निकल के और भी चीज़ें देखो, साइंस में आओ, साइंस में काफ़ी कम लोग जम्मू के देखे हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें करो, टेक्नोलॉजी में आओ, और जम्मू को कोई जानता नहीं है देखा जाए तो। उस जम्मू इकलौते जम्मू वर्ड को लोगों तक पहुँचाओ। परसों मैं जम्मू को ट्रेंड होते देखा था ट्विटर में, तो मैंने सोचा जम्मू कैसे ट्रेंड हो रहा है, आज तो देखा बाढ़ की वजह से ट्रेंड हो रहा है। तो अच्छे कामों की वजह से, जैसे दिल्ली ट्रेंड होता है, कश्मीर ट्रेंड होता है, पंजाब ट्रेंड होता है, हैशटैग जम्मू को भी अच्छे काम की वजह से ट्रेंड करो। तो यही मेरा मैसेज है। ये थे ओंकार सिंह बत्रा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं और आगे आने वाले सालों में ना जाने कितने बड़े बड़े काम करने जा रहे थे। डुग्गर देश का ये छोटा सा बच्चा, हम सबको प्राउड है ओंकार सिंह बत्रा के ऊपर, और हम पूरी टीम, मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ इनको ढेर सारी गुड विशेस देते हैं। और जब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इनके पास होगी तो फिर से आएंगे इसको कवर करने के लिए और दुनिया तक पहुंचाएंगे छोटे से बच्चे की अचीवमेंट को। तब तक दीजिए इजाज़त और फिर जल्दी मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ, एक नई सेलिब्रिटी के साथ। शुक्रिया। बाकी चीज़ों से बाहर निकल के और भी चीज़ें देखो, साइंस में आओ, साइंस में काफ़ी कम लोग जम्मू के देखे हैं, एक्सेप्शनल चीज़ें करो, टेक्नोलॉजी में आओ, और जम्मू को कोई जानता नहीं है देखा जाए तो। उस जम्मू इकलौते जम्मू वर्ड को लोगों तक पहुंचाओ अच्छे कामों की वजह से। जैसे दिल्ली ट्रेंड होता है, कश्मीर ट्रेंड होता है, पंजाब ट्रेंड होता है, हैशटैग जम्मू को भी अच्छे काम की वजह से ट्रेंड करो। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।